Assalamu alaikum friends. Myself is Alia Zohair. I am a clinical psychologist. Today we will talk about anxiety disorder. आज हम एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके काजेज़ क्या होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप्स कितनी होती हैं, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, और इसके अलावा डिप्रेशन एंजाइटी में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिए, डोंट मिस इट एंड लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। एंजाइटी एक फीलिंग का नाम है जिसमें पर्सन खुद को अनईजी महसूस करता है। एक खौफ या परेशानी की कैफियत तारी हो जाती है जो उसे बेचैन कर देती है, अनईजी कर देती है। वैसे तो हर किसी को ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ये फीलिंग्स एंजाइटी की आती हैं। जैसे कि किसी का एग्ज़ाम हो या जॉब हो या कोई मेडिकल टेस्ट हो तो वो परेशान हो जाता है कि पता नहीं कैसा होगा। हम ये कह सकते हैं कि एंजाइटी एक फ्यूचर फियर का नाम है, जिसमें हम आने वाले वक्त के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। जैसे पता नहीं कल का पेपर कैसा होगा, मैं अटेम्प्ट कर सकूँगी नहीं कर सकूँगी, जॉब का इंटरव्यू है तो उसके जॉब के इंटरव्यू के बारे में सोचना कि पता नहीं किस तरह के सवालात होंगे, मैं दे सकूँगी या नहीं दे सकूँगी। ठीक है, ये तो एक आम बात है। वैसे तो लाइफ के इवेंट्स के बारे में परेशान होना एक आम सी बात है, लेकिन अगर ये परेशानी इस हद तक बढ़ जाए कि आपकी जो डेली लाइफ है इससे मुतासर होने लगे तो ये एक अलार्मिंग साइन है। एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे 11 कॉमन सिम्टम्स हैं जो एंजाइटी के हर तरह की टाइप में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है उसमें एक्सेसिव वरिंग। एक्सेसिव वरिंग का मतलब होता है कि आपने हद से ज़्यादा परेशान हो जाना। कोई भी छोटी सी बात हो वो आपको हद से ज़्यादा, आप उसको सोच सोच के आप अपने उसको हावी कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यानी सोचना किसी चीज़ के बारे में, थोड़ा सा मैटर होगा उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे। सेकंड पे आ जाता है फीलिंग एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब होता है मुश्तिल हो जाना, बरहम हो जाना। यानी कि कोई इतना बड़ा मैटर नहीं होगा लेकिन आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, आप बरहम होने लग जाएंगे। ठीक है, थर्ड पे आ जाता है रेस्टलेसनेस। इसका मतलब ये है कि कोई भी सोच आपको कोई भी ऐसी सोच आपको जो बेचैन कर दे, जिससे आप ना सुकून से बैठ सकते हैं बल्कि उठ के रूम के चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। आपके अंदर बेचैनी आ जाएगी, आपके अंदर वो ख्यालात बार बार आते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। आपका सुकून जो सही मानों में जिसे कहते हैं कि सुकून उड़ जाना, तो वो कैफियत होती है। इसके बाद आ जाता है फटीग। फटीग का मतलब होता है थकन। आपके ऊपर थकन तारी हो जाती है। ज़ाहिर है कि जब आप मेंटली तौर पर इतना डिस्टर्ब होंगे तो आप छोटा सा काम भी करेंगे तो आप मेंटली तो टायर्ड होंगे, इसी साथ में आप फिज़िकली भी अपने आप को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस आप करने लगेंगे। इसके बाद आ जाता है इरिटेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि आपने जो है चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। चिड़चिड़ापन, आप बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ापन आप में शो करने लग जाते हैं। छोटी सी बात होगी उस पर आपको इरिटेट करने लग जाएगी कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों पड़ी हुई है, यहाँ से उठा लें इसको, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इस तरह से आप में इस तरह की आपकी थिंकिंग हो जाती है कि छोटी छोटी बात आपको इरिटेट करने लग जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं टेंस मसल्स। आपके जो मसल्स हैं वो जब आप मेंटली तौर पे इतना ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपके मसल्स जो है नेक के और शोल्डर के, ये टेंस हो जाते हैं। यानी कि ये इनमें पेन होना शुरू हो जाता है। मेंटली तो आप जो फील करते हैं लेकिन उसके फिर फिज़िकल सिम्टम्स भी मसल्स की सूरत में, टेंस मसल्स की सूरत में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद 8 नंबर पे देखें ट्रबल फॉलिंग स्टेइंग अस्लीप। यानी कि या तो आपको सोने में डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप सो ही नहीं पाते इतनी, यानी आपकी माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही होती है किसी भी बात को लेकर, तो आप सोने में आपको परेशानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कल आपका पेपर है तो आपने पेपर की तैयारी तो कर ली है, लेकिन जब आप सोएंगे तो आपके माइंड में वो पेपर ही चलता रहेगा, पेपर चलता रहेगा कि पता नहीं कैसा होगा पेपर, इसको मैं कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी, टाइम पे मैं पहुँच जाऊँगी नहीं पहुँच जाऊँगी। इस तरह के थॉट्स आके आपको परेशान करेंगी और आपको सोने में प्रॉब्लम होगा। या अगर आप सो जाएंगे तो आपको इस तरह के ख्वाब आते रहेंगे कि आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती रहेगी, आप बार बार उठेंगे, बार बार सोएंगे, इस तरह की फीलिंग्स आएंगी। फिर हम देख लेते हैं पैनिक अटैक। पैनिक अटैक क्या होते हैं कि इसमें आपकी फ़िज़िकल सिम्टम्स कुछ ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको खौफ के मारे, फियर के मारे आपको पसीना आने लग जाता है, गूज बम हो जाते हैं, आप एकदम से नमनेस हो जाते हैं। ठीक है,
पसीना आ जाता है, आपको शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, ये पैनिक अटैक की निशानी होती है, इसको कहते हैं पैनिक अटैक्स। इसके बाद देख लेते हैं अवॉइडिंग सोशल सिचुएशन। सोशल सिचुएशन से अवॉइड करने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको सोशल फोबिया है, ठीक है, आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते या आपको खौफ महसूस होता है, तो आप ऐसी सिचुएशन में जाना ही छोड़ देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको ये डर है कि मैं बाहर जाऊंगा तो कोई गड़बड़ हो जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, इस तरह से, तो आप क्या करेंगे कि आप बाहर निकलना ही छोड़ देंगे। फिर हम देख लेते हैं इरेशनल फियर्स। इरेशनल फियर्स कहते हैं बेतुके ख्यालात को कहते हैं, बेतुके खौफ होते हैं, अब वो सोच सोच क्या परेशान होने लग जाते हैं। जैसे आप सोचते हैं कि मैं जो है कल मेरा पेपर है तो मैं पता नहीं टाइम पे मैं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, पता नहीं मैं सही अटेम्प्ट कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। जॉब इंटरव्यू हो तो उसके बारे में आप सोचेंगे पता नहीं कल मुझे जो है कोई सवारी मिलेगी, राइड मिलेगी, मैं उस पर टाइम पे जा सकूंगा नहीं जा सकूंगा। तो इस तरह के सोच जो है आपको वो परेशान करते रहते हैं। अब हम आ जाते हैं एंजाइटी की टाइप्स की तरफ। अकॉर्डिंग टू DSM-5 इसकी 7 टाइप्स हैं। फर्स्ट में है सिलेक्टिव म्यूटिज्म, सेपरेशन एंजाइटी, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, अगोराफोबिया एंड जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको GADB कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सी आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम 4 डिसऑर्डर्स को अपनी वीडियो में कवर कर सकें। तो फर्स्ट में आ जाता है सिलेक्टिव म्यूटिज्म। सिलेक्टिव म्यूटिज्म क्या होता है? ये एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें पर्सन सोशल सिचुएशन में बोल ही नहीं सकता। जैसे स्कूल में क्लासमेट के साथ बोलने में दुश्वारी आना, या फिर टीचर को आंसर करने में मुश्किल पेश आना, हालांकि उसको आंसर आता है लेकिन वो आंसर दे नहीं सकता, ठीक है, बहुत ज़्यादा शायद महसूस करता है। या फिर ऐसे रिश्तेदारों के सामने ना बोल सकना जिनसे आप कभी कभार मिलते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू DSM-4 इसकी कुछ सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स आप में पाई जाए तो हम कह सकते हैं कि जी पर्सन जो है वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म का पेशेंट है, ठीक है। सिम्टम्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले ये आ जाता है कि सोशल सिचुएशन में मुस्तकिल आपको बोलने में परेशानी हो, ठीक है, मसला हो रहा हो, मुस्तकिल बोलने में आपको मसला हो रहा हो, यानी कि 1-2 बार की बात नहीं है, मुस्तकिल आप जब भी स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, तो आप इजीली बोल नहीं सकते, क्लासमेट्स के साथ नहीं बोल सकेंगे, टीचर्स के साथ बात नहीं कर सकेंगे, मुस्तकिल आपको यानी सोशल सिचुएशन में आपको मुस्तकिल बोलने में मसला आ रहा। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखें कि जहाँ पर आपको बोलने में दुश्वारी आ रही हो उसकी वजह लैक ऑफ नॉलेज ना हो, जहाँ पर आपने बोलना हो लैंग्वेज डिफरेंट ना हो, ठीक है, यानी कि आपकी जो अपनी लैंग्वेज है उसमें अगर आपको बोलने में परेशानी हो रही है तो तब आप कह सकते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज्म की ये साइन है एक, ठीक है। इसके अलावा डिस्टर्बेंस स्पीक की वजह कोई और डिसऑर्डर ना हो, जैसे कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो गया, ऑटिज़म हो गया या स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए। जब इन चीज़ों की गैर मौजूदगी में अगर आप में ये प्रीवियस सिम्टम्स पाए जाएँ तो हम कह सकते हैं कि सिलेक्टिव म्यूटिज्म का पेशेंट है। इस पर हमने बात कर ली है। अब हम देख लेते हैं सेपरेशन एंजाइटी क्या होती है। सेपरेशन एंजाइटी में पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान और खौफजदा हो जाता है, वो अपने अटैचमेंट फिगर से दूर जाने की वजह से, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अटैचमेंट फिगर जो है उनमें पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, होम यानी घर, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, लव वंस हो सकते हैं, ETC, ठीक है। अटैचमेंट फिगर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि अटैचमेंट फिगर जो है वो किसको कहते हैं, ठीक है। सेपरेशन एंजाइटी में ये होता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान और खौफजदा हो जाता है अपने अटैचमेंट फिगर से दूर जाने या अलग होने की वजह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को घर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो ऐसे पर्सन को घर अगर छोड़ना पड़ जाए थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए कहीं भी जाना पड़ जाए तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होगा, क्योंकि घर उसके लिए एक अटैचमेंट फिगर है, वो उसको छोड़ कर नहीं जाना चाहता, ठीक है। वो या फिर से ये खौफ होगा इसका जो अटैचमेंट फिगर है इसको कोई नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना पहुंच जाए। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि इनको बच्चे को कोई चोट ना लग जाए, बच्चे को बाहर नहीं भेजते कि कोई मसला ना हो जाए, कोई इंसिडेंट ना हो जाए। ये वैसे तो एक थोड़ी सी नॉर्मल बात है अगर इस हद तक हो तो,
लेकिन अगर इस हद तक हो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इस खौफ की वजह से स्कूल भेजना बंद कर दें, बाहर निकलना बंद कर दें, शॉपिंग पे ना लेके जाएं, इस तरह बिल्कुल उनका घर में एक तरह से कैद करके रख दें, तो ये एक थोड़ी सी सीवियर सिचुएशन हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू DSM-5 पर्सन का हर बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना जब भी वो घर से बाहर निकले या अपने अटैचमेंट फिगर से दूर हो जाए। एक तो नॉर्मल सी बात होती है ना कि एक दफ़ा कहीं भी जाने में, एक दफ़ा जाने में फर्स्ट टाइम घबराहट होती है, उसके बाद इंसान यूज्ड टू हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सेपरेशन एंजाइटी में क्या होता है कि पर्सन हर बार जब भी घर छोड़ता है या अपने अटैचमेंट फिगर से दूर होता है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना होता है। फिर आ जाता है कि ऐसे अनवांटेड इवेंट्स और ऐसे ख्यालात का ज़हन में मुस्तकिल आना, जैसे अटैचमेंट फिगर जो है आपका किडनैप हो गया है, ठीक है, या फिर वो घर से जाएगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, या स्कूल या जॉब पर जाने से इनकार कर देना। सही, अपने अटैचमेंट फिगर से दूर नहीं हो सकते ये लोग ना, जिनको सेपरेशन एंजाइटी होती है, ठीक है। फिर फिफ्थ पे आ जाता है कि अकेला रह जाने का खौफ बहुत ज़्यादा इनमें होता है कि हाय सब खुदा न खास्ता सबकी डेथ हो जाएगी, मैं अकेला रह जाऊंगा, या जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। जैसे पेरेंट्स के बारे में, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में ऐसे ख्याल रखना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि अकेला ना सोना। अटैचमेंट फिगर के बगैर आप ऐसा जो होता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का जो पेशेंट होता है वो अटैचमेंट फिगर के बगैर सो नहीं सकता। ख्वाब आना, जैसे कि पर्सन जो है वो अकेला रह गया है, या इसके अलावा वन की डेथ हो गई है। इसके अलावा अगर फिज़िकल सिम्टम्स में हम देख लें तो सर में दर्द रहना, स्टमक पेन रहना, नोज़िया रहना, वॉमिटिंग का होना, ये इसकी अगर हम देख लें फिज़िकल सिम्टम्स में तो ये ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनमें से आपको अलामात बताई हैं, इनमें से अगर 4 अलामात 4 वीक्स के लिए 4 वीक्स के लिए अगर चिल्ड्रन में रहे एंड 6 वीक के लिए अडल्ट में हो, तो हम ये कहेंगे कि ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट है। इट्स मीन यू नीड क्लिनिकल हेल्प। पार्ट पे आ जाते हैं स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है कि ये चीज़ों के या जगह के बारे में अनरीज़नेबल और इरेशनल फियर्स जो होते हैं वो उस पर्सन में पाए जाते हैं, और ये मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फियर महसूस होता है स्पेसिफिक सिचुएशन से या फिर ऑब्जेक्ट से। स्पेसिफिक फोबिया की कुछ कॉमन कैटेगरीज़ हैं, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर है जो कि पाया जाता है, तो इसकी जो कैटेगरीज़ हैं हम उनको वन बाय वन डिस्क्राइब कर देते हैं। फर्स्ट में आ जाती है, सबसे पहले अगर बात करें तो आ जाती है सिचुएशन के बारे में। एक पर्सन जो होता है वो अनप्लेजेंट सिचुएशन के बारे में सोच के परेशान होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को जहाज़ में बैठने से खौफ है तो वो उसमें नहीं बैठेगा, उसमें कभी नहीं बैठेगा, ठीक है। इसके अलावा उसको बंद जगहों का खौफ है या उसको रश वाली जगहों से खौफ है, तो इन चीज़ों से वो अवॉइड करेगा। सेकंड पे आ जाता है फियर फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स में क्या आ जाता है कि इसमें एनिमल से, किसी स्पेसिफिक एनिमल से खौफज़दा होना या किसी इंसेक्ट से खौफज़दा होना, ये इसमें आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है फियर अबाउट नेचर। इसमें ये होता है कि बारिश से, आंधी से, तूफान से, ज़लज़ला से, या जो भी नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं उनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनसे खौफ महसूस करना। बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है ब्लड की। स्पेसिफिक फोबिया होता है, अगर उनको ब्लड का फोबिया हो तो वो क्या करेंगे, वो खून नहीं दे सकेंगे, ब्लड नहीं देख सकेंगे, ठीक है। उनको इंजेक्शन से खौफ आएगा, उनको इंजरी से खौफ आएगा, नीडल से खौफ उनको आएगा, ऑपरेशन से खौफ आएगा। छोटा सा भी उनको अगर ज़ख्म आ जाता है तो वो जो है इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेंगे कि वो एक नॉर्मल चीज़ फिर नहीं रहती। अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक फोबिया के सिम्टम्स के बारे में, जो अकॉर्डिंग टू DSM-5 की हैं, ठीक है। स्पेसिफिक सिचुएशन या ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाए पर्सन, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सोच के खौफ आ जाए। एक होता है खौफ नॉर्मल किस्म का, जैसे अचानक से कोई चीज़ सामने आ गई तो उससे इंसान खौफज़दा हो जाता है, या इस तरह का कोई खौफ। लेकिन इसमें स्पेसिफिक फोबिया में होता क्या है कि इंसान, जो पर्सन होता है, उसका खौफ या फियर इतना इंटेंस होता है, इतना सिवियरिटी पे होता है कि वो उसको
ख्वाब में उसको वो चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है, वो ख्वाब में खौफज़दा हो जाएगा, ख्वाब में या फिर उनको बहुत ज़्यादा वो उनके ज़हन में आएगा, उनको सोच के उनको कपकपाहट शुरू हो जाएगी, शिवरिंग शुरू हो जाएगी, पैनिक अटैक शुरू हो जाएंगे। तो इस किस्म का अगर बहुत ज़्यादा खौफ हो तो वो फिर इसमें स्पेसिफिक फोबिया में आ जाता है। चीज़ होती हैं वो लिजर्ड से जो है वो डरती हैं बहुत ज़्यादा, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर उसको अपने हवासों पे सवार कर लेना कि उसको हर तरफ छिपकलियाँ दिखाई दें या उसको ख्वाब में छिपकलियाँ दिखाई दें, ठीक है, या फिर वो सोच के कुछ उसको होने लग जाए, कांपने लग जाए, कहीं जाने के काबिल ना रहे कि वहाँ पे छिपकली होगी मैं नहीं जा रही। तो जो अलामात हमने डिस्क्राइब की हैं, जो ये तो इसकी कैटेगरीज थी, जिसके अलावा जो हमने सिम्टम्स जो हैं इसके डिस्क्राइब किए हैं, ये अलामात अगर 6 मंथ के लिए किसी भी पर्सन में हो तो उसको क्लिनिकल हेल्प की नीड होती है, उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। बात कर लेते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे अब हम सोशल फोबिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर की एक टाइप है जिसमें पर्सन सोशल गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करता, नए लोगों से मिलना नहीं चाहता, उनसे मिलने बात करना पसंद नहीं करता, ठीक है, उसे खौफ महसूस होता है, उसे लगता है कि मैं गैदरिंग में जाऊंगा तो हर कोई जो है वो मुझे जज करेगा, मुझे देखेगा, वो एम्बेरस फील करता है कि रिजेक्शन का खौफ ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होता है कि अगर मैं किसी के, जैसे फॉर एग्जांपल इसके आम सी मिसाल ले देते हैं, जैसे आजकल एक रिवाज है कि लड़के वाले रिश्ता देखने जाते हैं तो लड़की जो है वो इतनी ज़्यादा खौफज़दा होती है, उसको रिजेक्शन का इतना खौफ होता है कि वो उनके सामने जाते हुए भी घबराती है, ठीक है। तो ये फीलिंग्स जो है फिर ये सीवियर होती चली जाती हैं इस तरह की, ठीक है। बच्चों में ये अलामत डिफरेंट होती हैं, जैसे चीखना, चिल्लाना, कर्ब फील करना, इस्तराब फील करना, फ्रीजिंग फीलिंग आ जाती है, यानी कि अगर उनके सामने कुछ इस तरह के एक्सीडेंट हो जाए तो वो जगह के ऊपर ही फ्रीज हो जाएंगे, वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे सकते, ठीक है। स्टक हो जाना और बोलने के काबिल ना रहना, वो जब बड़े हों, जब इनमें ये सिम्टम्स पाए जाएँ तो वो ऐसी जगहों से जाने से घबराते हैं और अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ऐसे पर्सन से, ऐसी सिचुएशन से जो उनको खौफ में मुब्तला करे तो वो ऐसी सिचुएशन से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। आज का लेक्चर जिसमें हमने एंजाइटी डिसऑर्डर्स की 4 टाइप्स को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकी की 3 टाइप्स को कवर कर लेंगे। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा? लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।